सभी को नमस्कार। आज की जो क्लास है वो स्पेशली लर्निंग टॉपिक हमारा चल रहा है लाइव में। वैसे मेरा करवा रखा है लेकिन दोबारा से इसको अपन लाइव में कर रहे हैं डिस्कशन के साथ। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत आज की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है अंतर्दृष्टि। ये इसका मूल नाम है, याद रखना। आप इंग्लिश में इसको इनसाइट बोलेंगे, ठीक है। इसको आप सूझ भी बोल सकते हैं और इसको आप समग्रता का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। इसी को आप गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहली और सिंपल सी चीज, हम लर्निंग टॉपिक में संज्ञानवादी सिद्धांत पढ़ रहे हैं और संज्ञानवाद में अपन प्राचीन सिद्धांत पढ़ रहे हैं। प्राचीन जो संज्ञानवादी हैं उसमें आता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है, इनसाइड थ्योरी। अब इसके उपनाम क्या है? नॉर्मली कई बार एग्जाम में पूछ लेता है उपनाम क्या है। तो उपनाम में स्पेशली एक तो सूझ का नाम है, एक अंतर्दृष्टि है, समग्रता है, चूंकि ये हॉल पे बल देता है कंप्लीटली, ठीक है, संपूर्णता पे बल देता है, याद रखना, ठीक है ना। इसलिए इसको एक प्रकार से क्या बोलते हैं अपन, समग्रता बोलते हैं। तो हॉल पे बल देने के कारण समग्रता बोला जाएगा। गेस्टाल्टवादी, चूंकि इस सिद्धांत को दिया जिसने है वो सब गेस्टाल्टवादी हैं। तो आप में से कोई भी नाम इनमें से पूछ सकता है। बहुत प्रश्न आते हैं सिद्धांत के ऊपर, बहुत प्रश्न आते हैं, लेकिन यदि आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो 5 से 7 मिनट लगेंगे। अंतर्दृष्टि, सूझ, समग्रता, हॉल, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। सबसे पहला प्रश्न, चारों नाम याद रखने। नाम याद रखने के बाद आपको देखना है कि सिद्धांत दिया किसने। यद्यपि स्पेशली ये जो प्रयोग किया था वो याद रखना कोहलर ने किया था, ठीक है। इसने किताब लिखी थी मेंटेलिटी ऑफ एप्स। मेंटेलिटी ऑफ एप्स एक किताब लिखी थी इसने, और इसमें 1925 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ओरिजिनल डेट 1925 मानी जाती है, यद्यपि इसने जो प्रयोग किया था चिंपांजी पे, ये जो इसने प्रयोग किया था चिंपांजी पे 1917-18 में किया था, याद रखना। एक जगह है जर्मनी में केनारी, लेकिन इस सिद्धांत का प्रकाशन 1925 में हुआ है। तो चिंपांजी इसका उपनाम था सुल्तान। ये बेसिक प्रश्न है। ये सिद्धांत मूल रूप से दिया किसने है? तो आपका आंसर होगा कोहलर, ठीक है। कहां के हैं? जर्मनी के हैं, गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। 1925 में इसका मेंटेलिटी ऑफ एप्स, इनकी किताब का नाम है, वहां इसका प्रकाशन हुआ था, याद रखना। और ये वैसे ये जो प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपांजी पे, चिंपांजी का उपनाम क्या है याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा था, सुल्तान है। कब किया गया था? 1917-18 में इस पे प्रयोग किए गए। इसने प्रयोग तो मुर्गी पे भी किया था, बहुत सारी चीजों पे, बच्चे, छोटी सी बच्ची पे भी प्रयोग किया था, लेकिन जो लोकप्रिय हुआ वो चिंपांजी का हुआ। ये 1917 से 18 में जर्मनी की एक जगह है केनारी, वहां पे प्रयोग किया गया, याद रखना। आप पूरा याद नहीं रखें, आप इतना से याद रखना, केनारी नामक जगह पे जो है वो प्रयोग किया गया। ओके, मेंटलिटी ऑफ एप्स में सुल्तान नामक चिंपांजी है। इसके अलावा लेकिन एग्जाम में जब भी आएगा तो केवल कोहलर नहीं आएगा, वहां कॉफका भी लिखा आएगा। जैसे भी एस्टेट का मैंने पेपर हल करवाया था, तो कॉफका भी है, वर्दीमर्ग भी दे रखा है। तो ये दोनों क्या है? सहयोगी हैं, क्योंकि ये तीनों गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। गेस्टाल्टवाद क्या है? एक जर्मनी का संप्रदाय है, 1912 में मैक्स वर्दीमर ने स्थापना की थी। तो ये तीनों गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं, कोहलर, कॉफका, मैक्स वर्दीमर। लेकिन जब भी लर्निंग के इनसाइड थ्योरी की बात की जाती है, दिया किसने, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? कोहलर होगा, याद रखना, ठीक है। मेंटेलिटी ऑफ एप्स में इन्होंने दिया है, 1925 में प्रकाशन हुआ था। प्रयोग इन्होंने 1917-18 में जर्मनी के केनारी नामक जगह पे किया था। और चिंपांजी का उपनाम क्या है? सुल्तान। कॉफका और मैक्स वर्दीमर का इसमें योगदान रहा है, सहयोगी रहे हैं, क्योंकि मैक्स वर्दीमर ने परसेप्शन पे कार्य किया, प्रत्यक्षीकरण पे बहुत काम किया है। उन्होंने इसके 4 नियमों की चर्चा की थी, समानता, निकटता, निरंतरता और सरलता। ये 4 नियम स्पेशली मैक्स वर्दीमर ने इनकी लंबा डिस्कशन किया था, याद रखना। कुर्ट कॉफका ने ग्रोथ ऑफ माइंड नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है, जिसमें उसने तार्किक अधिगम को सबसे सर्वोच्च माना है। तो इन सब का, दोनों का अपने आप में एक बड़ा योगदान है, याद रखना, आपको जेहन में रखना है। सभी गुड इवनिंग। तो ये यहां तक समझ में आ गया, मेरे कोडिंग समझ में आ गया होगा कि रेल में चीजें क्या हैं। इनसाइड थ्योरी, सूझ, समग्रता, गेस्टाल्टवादी, हॉल सिद्धांत, ठीक है, कोहलर, कॉफका, वर्दीमर, ठीक है, मेंटेलिटी ऑफ एप्स 1925 में। अब रियल में आपको ये समझना है कि गुरुजी इनसाइट होती क्या है। देखिए, लाइफ में अपन कई बार इस शब्द का यूज करते हैं कि सर मुझे इनसाइट उत्पन्न हुई, मुझे सूझ उत्पन्न हुई। तो ये सूझ या अंतर्दृष्टि वास्तव में क्या है? जिंदगी में कई बार ही होता है कि आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स से आप मुकाबला करते हैं, लड़ाई करते हैं उन प्रॉब्लम से, समस्याओं से, और थक हार जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है।
अचानक से बैठे बैठे आप बालकनी में घूम रहे थे और बैठे बैठे विचार आया, यार यदि मैं उस प्रॉब्लम को ऐसे करता तो शायद ऐसे हो जाता, और आप वैसे ही करते हैं और हो जाता है। रियल में वो वास्तव में क्या थी, वो इनसाइट थी। तो अंतर्दृष्टि एक विचार है, एक विचार है जो आपके अंदर से एक आता है, और वो विचार एक ऐसा होता है जो उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर देता है, मतलब उस समस्या का समाधान कर देता है, वो इनसाइट है। तो सूझ एक विचार है, याद रखना, और इससे हम किसी समस्या का अचानक से समाधान निकालते हैं। तो इस पे जो प्रश्न आते हैं, यदि मैं इसका पूरा डिस्कशन करूं कि सर कि सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत को हम कैसे पढ़ के जाएं, नॉर्मली प्रश्न आ जाता है, नाम पे आ जाता है, किस पे किया, ये प्रश्न आ जाता है, ठीक है। बाकी यहां से प्रश्न क्या कहां से पूछ जाएगा, सूझ का मतलब क्या है समझ में आना चाहिए। चार प्रयोग किए गए, कितनी परिस्थितियों में प्रयोग किए गए, चार समस्यात्मक परिस्थितियों में प्रयोग किए गए। सूझ को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं, अंतर्दृष्टि या सूझ के नियम क्या हो सकते हैं, और इस सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता क्या हो सकती है, इन पे अमूमन प्रश्न अंदर से पूछ सकता है। तो यहां तक मैंने करवा दिया है, याद रखना। आगे देखिएगा, मैं इसका प्रयोग समझा रहा हूं, उससे पहले एक डेफिनेशन लिखना। कॉर्टर गुड ने एक परिभाषा दी है, ये लिख लीजिएगा। सूझ जो होती है, इंसाइट जो होती है, वो वास्तविक स्थिति का, लिख लेना, सूझ वास्तविक स्थिति का, वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, आकस्मिक, तात्कालिक, और कौन सा ज्ञान है, स्थायी ज्ञान। समझिएगा, कॉर्टर गुड ने एक डेफिनेशन दी है, सूझ वास्तविक स्थिति का कौन सा ज्ञान है, आकस्मिक ज्ञान है। इन तीनों वर्डों को कैच कर लेना, पकड़ लेना, अंडरलाइन कर लेना, यहां से प्रश्न पूछेगा। आकस्मिक है, सडन है, तात्कालिक है, इंटेटिव है, ठीक है, स्थायी है, ठीक है, हमेशा के लिए। मतलब कि सूझ की विशेषता पूछे कि सूझ की विशेषता होती है, नहीं विशेषता, तो आपको याद रखना, सूझ सडन, आकस्मिक, ये पहली विशेषता है। जितने भी एग्जाम्पल आज तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उदाहरण अंतर्दृष्टि पे, सबसे अधिक प्रश्न ये आता है, अचानक से समस्या का ज्ञान हो जाना सूझ कहलाता। तो आकस्मिक याद रखना। तात्कालिक का मतलब है समस्या को देखकर होता है, ठीक है ना। तात्कालिक मतलब समस्या मेरे सामने आई और समस्या को मैंने देखा, परसेप्शन किया, उसके बाद इंसाइट उत्पन्न होगी, तो तात्कालिक, समस्या को देखकर तात्कालिक। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या होता है, स्थायी। यदि अंतर्दृष्टि से आपने अपनी जिंदगी में किसी समस्या का समाधान कर लिया, तो आप याद रखना उस ज्ञान को कभी भूलोगे नहीं। आपने अंतर्दृष्टि से यदि किसी समस्या का समाधान कर लिया, तो आप अपनी जिंदगी में उस कार्य को कभी भूलोगे नहीं। तो सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक ज्ञान है, तात्कालिक ज्ञान है, और कौन सा ज्ञान है, स्थायी। तीनों विशेषताएं आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, आकस्मिक, तात्कालिक और स्थायी ज्ञान, ये तीनों विशेषताएं भी। अब देखो, इसने प्रयोग किया, प्रयोग क्या किया इसने, चिंपांजी पे प्रयोग किया। चार प्रयोग किए, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था किसने कितने प्रयोग किए हैं, तो याद रखना, चार समस्यात्मक परिस्थिति पे प्रयोग किए हैं। कितने प्रयोग किए हैं, चार प्रॉब्लम्स, मतलब चार सिचुएशन पे इसने प्रयोग किया है। तो परिस्थितियां कितनी थी, फोर थी, याद रखना। तो चार समस्यात्मक प्रॉब्लम, चार फोर प्रॉब्लम सिचुएशन जो है उसको इसने क्रिएट किया है। प्रयोग किस पे किया गया है, चिंपांजी पे किया गया है। चिंपांजी आप जानते हैं नॉर्मली, ठीक है। जैसे पहला प्रयोग ये था कि इसने बाहर क्या रख रखे हैं, केले रख रखे हैं, क्या रख रखे हैं, केले, और अंदर इसने एक लकड़ी की छड़ रख रखी है। चिंपांजी आप लोगों ने देखा है नॉर्मली, देखा कि नहीं देखा है। चिंपांजी, जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो याद रखिएगा, आज इस लाइव क्लास को देखने के दौरान ही अभी अपने रूम में दर्पण के सामने जाकर और अपने आप को देखना। तुम, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं कि तुम्हारे अंदर 100% ये फीलिंग आएगी कि सर हम चिंपांजी हैं। आपने देखा है कि चिंपा के जी क्यों लगता है, बंदर के तो जी नहीं लगता। चिंपा जी, पापा जी, दादा जी, नाना जी, चाचा जी, जी उसी के लगता है जो अपना होता है। चिंपा कौन है, अपना है। आप चिंपा के ही रूप को याद रखना, और आज के बाद जब भी तुम दर्पण में देखोगे, मिरर में देखोगे, हमेशा तुम्हें कहीं ना कहीं क्या दिखाई देगा, चिंपांजी दिखाई देगा। तो अपन सब चिंपांजी हैं, और अपने और चिंपांजी में बहुत बड़ी समानता याद रखना। लगभग बुद्धि आईक्यू लेवल में सिर्फ पूंछ विहीन चिंपांजी हैं। तो चिंपांजी का आधुनिक रूप कौन हो, तुम लोग हो। अब कभी किसी को यदि कोई पूछ ले कि गुरुजी चिंपांजी देखा कि नहीं देखा, तो कभी मत बोल देना चिंपांजी को नहीं देखा। आप तो ये कहना, डेली देखता हूं, डेली निहारता हूं, चिंपांजी मैंने बहुत देखे हैं। और अभी जिस जो पूछ रहा है उसको ही बोल देना कि मुझे चिंपांजी दिखाई दे रहा है। ओके, वेरी गुड। बाहर केले रखे हुए हैं, अंदर लकड़ी की छड़ है। चिंपांजी को भूख लगी,
भूख लगी तो केले सबसे प्रिय फ्रूट होता है चिंपांजी का। केले अपना भी प्रिय फ्रूट था। आजकल तो जमाना चेंज हो गया, याद रखना, जमाना चेंज हो गया। पुराने टाइम में सबसे बड़ा फ्रूट यदि था ना, वो केला ही था। केला क्यों था? क्योंकि इसके अलावा कोई फ्रूट गांव में आते ही नहीं थे। गेस्ट मेहमान जब आता था तो केला लेके आता था। अब अपन छोटे थे, आपका तो पता नहीं किस सिचुएशन से निकले हो, हम तो बहुत खराब सिचुएशन में थे, खराब स्थिति में थे। तो मुझे आज भी याद है कि केला जब आता था, कभी कभार आता था, कभी कभार 2 ढाई 3 महीने से कोई केले की तक लगती थी, तो केला, एक केला मिलता था ना। अब उस केले को पहले धीरे धीरे खाते थे, ठीक है, और खाने के बाद छिलके जो नीचे डाले थे ना, नीचे अंदर पास रख रखे हैं, उसके बाद विचार आता था यार भाई छोड़ना तो इसको भी नहीं है, मतलब वो छिलके भी खा जाते थे। रियल में बचपन वही था, रियल में अभाव भरी जिंदगी वही होती है। ऐसे लोगों आगे जिंदगी में जाके बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अब आज तो आप लोग कह रहे हो कि आप कीवी खाते हैं, कीवी हम जानते ही नहीं थे। आज नारियल पानी पी रहे हैं, नारियल पानी देखा ही नहीं था कभी, ठीक है। आज कितनी सारी चीजें आ रही हैं, आज एप्पल को भी लोग नॉर्मली यूं खा लेते हैं, एप्पल तो नशी भी नहीं होता था। केला सबसे बड़ा फ्रूट, इसलिए चिंपांजी का प्रिय फ्रूट केला, अपना भी प्रिय फ्रूट केला ही था। लेकिन आज हालात बदल गए, इसलिए केले की जो स्थिति है बेचारे की, वो डाउन आ गई, गरीबों का फ्रूट हो गया। आजकल गरीब का भी फ्रूट नहीं है, वैसे तो खैर महंगा बहुत है केला। तो देखिएगा, केला बाहर है, अंदर क्या है, लकड़ी की छड़ है। अब देखना, इसने अपने हाथ से कोशिश की कि वो केलों को छीन ले, लेकिन केले इसके हाथ नहीं आए। बहुत कोशिश की इसने केलों को छीनने की, लेकिन केले हाथ नहीं आते हैं चिंपांजी के। चिंपांजी बैठ जाता है। अब बैठा बैठा अचानक से इसका ध्यान किस पे गया? लकड़ी की छड़ पे। हमेशा याद रखना, चारों परिस्थितियों में एक कॉमन चीज होगी कि अचानक से ध्यान लकड़ी की छड़ पे जाएगा। जैसे अचानक से ध्यान लकड़ी की छड़ पे गया, अंतर्दृष्टि उत्पन्न हुई। इसने लकड़ी और केलों का संबंध जोड़ लिया। क्या जोड़ लिया? संबंध जोड़ लिया। इसने केलों को अंदर खींच लिया। केलों को अंदर क्या कर लिया? खींच लिया। दूसरे प्रयोग में केलों की दूरी बढ़ा दी गई। एक छड़ के स्थान पे कितनी छड़ रखी गई? 2 छड़ रखी गई। पहले इसने एक छड़ से कोशिश की, केले हाथ नहीं आए, बैठ गया। बैठे बैठे इसने दूसरी छड़ की तरफ अचानक से देखा, दोनों को जोड़ने की कोशिश की, जुड़ गई, केलों को अंदर खींच लिया। तीसरे प्रयोग में केले बाहर के बजाय अंदर लटकाए गए और लकड़ी की छड़ के स्थान पे बॉक्स रखा गया। पहले इसने अपने हाथ से कोशिश की, केले हाथ नहीं आते हैं। फिर ये थक हार के बैठ जाता है। जैसे इसका ध्यान बॉक्स पे जाता है, बॉक्स को उठाता है, चढ़ता है और केले प्राप्त कर लेता है। चौथी परिस्थिति में इसने क्या किया? 2 बॉक्स रखे गए, केलों की ऊंचाई और बढ़ा दी गई। पहले एक बॉक्स की सहायता लेगा, लेकिन जैसे अचानक ध्यान दूसरे बॉक्स पे जाएगा, पहले पे दूसरा रखेगा, चढ़ेगा और केले प्राप्त कर लेगा। कहानी इतनी सी है। ये जो चारों समस्यात्मक परिस्थितियों पे प्रयोग किए गए हैं, वो एक की बात बताते हैं कि समस्या हमारे सामने आती है, हम समस्या का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। क्या करते हैं? समस्या का हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, याद रखना। और कुछ समय बाद में जो है, एक प्रकार से एक विचार आता है, और विचार आने के बाद उस समस्या का क्या हो जाता है? समाधान हो जाता है। क्या हो जाता है? समाधान हो जाता है। तो अचानक से समस्या का समाधान हो जाना, ये क्या कहलाता है? सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया सूझ सिद्धांत क्या है? देखो, जिंदगी में बहुत बार होता है, ये गणित का सवाल हल कर रहे हो, सवाल हल नहीं हो रहा, रूम में चले गए, किचन में चले गए, चाय बनाने लग गए, फिर अचानक से दिमाग में आता, अरे यार, यदि मैं उस सवाल को ऐसे करती तो शायद ऐसे हो जाता, और आप वैसे करते हैं और वैसे हो जाता है। इनसाइट है, मतलब अचानक से कि विचार का आना, और उस विचार के आने से उस समस्या का समाधान हो जाना, ये सूझ है, ये अंतर्दृष्टि है, याद रखना। तो समझ में आ रहा ना इनसाइट थ्योरी है क्या वास्तव में? पूनम जी, जीके वाला ऐप काफी है, यदि आप पढ़ लेते हो तो बहुत है, इतना ज्यादा अनावश्यक नहीं पढ़ना है। हमने जो ऐप पे करवाया है वो वही करवाया जो इंपॉर्टेंट, वही करवाया जो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया। तो जिंदगी में कोई भी समस्या का अचानक समाधान हो जाना सूझ कहलाता है। अब यहां से और क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो और प्रश्नों में देखिए, एक तो ये प्रश्न बनता है सूझ के नियम। तो सूझ के नियम पे बहुत प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, सूझ के नियम क्या है? तो सूझ के स्पेशली एक तो प्रश्न आया था, तत्व पूछे तो 4 तत्व हैं, नियम पूछे तो 6 नियम है, याद रखना। तो सूझ के नियम क्या है? समता का नियम, समता जानते हैं ना आप? समानता, कि मान लीजिए एक परिस्थिति में आपने कोई समस्या का हल किया, वैसी परिस्थिति मिलती जुलती आएगी तो सूझ जल्दी उत्पन्न होगी, यानी कि सिमिलरिटी। ठीक है, तो सिमिलरिटी आप लिख सकते हैं।
सिमिलरिटी। दूसरा, इनके नाम नाम याद रखने, निकटता का नियम। निकटता मतलब क्या है? प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मैं समझा दूंगा, अभी लिख लें आप। सूज के नियम, इनके नाम पूछेगा सिर्फ। निरंतरता का नियम, कंटिन्यूटी। सममिति का नियम, सिमेट्री। सिमेट्री। समागम का नियम, क्लोजर। और परिणाम का नियम, स्पेशली ये 6 नियम होते हैं, रिजल्ट। इनके नाम याद रखने हैं। और एक तत्व की यदि बात की जाती है, 4 मुख्य तत्व है, तो उसमें होता है समता, निकटता, निरंतरता और सरलता। ये 4 क्या होते हैं? इसके मूल तत्व होते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग तरीके से प्रश्न आ जाता है, कई बार, बहुत बार ये प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। अंतर्दृष्टि के 6 नियमों की चर्चा की मैंने। समता मतलब एक परिस्थिति में आपने समस्या को हल किया, वैसी परिस्थिति दोबारा आ गई तो सूझ जल्दी उत्पन्न होगी, समानता पे डिपेंड करती है। निकटता का मतलब है समस्या का आपसे कितना नजदीकी संबंध है। समस्या अपने जीवन से जुड़ी होती है ना, तो वहां अंतर्दृष्टि जल्दी उत्पन्न होती है। निरंतरता का मतलब, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को लगातार आप करते हैं तो अंतर्दृष्टि उत्पन्न होगी। थॉमस अल्वा एडिशन ने इतनी बार प्रयोग किया, तब एक दिन जाके उसे इंसाइट उत्पन्न हुई और उसने बिजली के बल्ब का आविष्कार कर दिया। तो कोई चीज के लगातार प्रयोग करना सूझ पैदा करता है। सममिति, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि दो समान आकृतियां दूर दूर स्थित होने पर एक बड़े रूप में एक जैसी दिखाई देती हैं। दो आकृतियां हैं, वो दूर दूर स्थित हैं, तो वो एक जैसी दिखाई देती हैं। इसको क्या बोलते हैं? सममिति का नियम। समागम का नियम का मतलब, क्लोजर का मतलब है, हम कोई भी चीज को जब देखते हैं तो संपूर्णता के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। किस रूप में देखते हैं? संपूर्णता के रूप में देखते हैं, समागम है। और परिणाम, सूझ हमेशा रिजल्ट पे डिपेंड करती है। रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो वो सूझ जो है वो बढ़ जाती है, विकसित हो जाती है। तो ये 6 नियम है, नाम नाम याद रखना, याद रखना। और 4 तत्वों की बात करेंगे तो सरलता तत्वों में आता है। अभी ये प्रश्न आया था कौन से एग्जाम में, मैंने यूट्यूब पे भी करवाया था। तो समता, निकटता, निरंतरता और सरलता, ये किस सिद्धांत से रिलेटेड है, याद रखना। तो ये मैक्स वर्दीमन ने बताए थे चारों तत्व, ये सूझ से संबंधित शब्द है, याद रखना, ठीक है। नोट्स वीर, ऐसा है बेटा, नोट्स बना सकता है, तेरे पास टाइम है तो नोट्स बनाइए, टाइम नहीं है तो आप प्रिंटेड चीजें जो भी, जैसे मेरी किताब है उन्हीं वाली, उसको आप देख लें, ठीक है। ऐसे हमने संस्कृत परिदृश्य वाली निकाली, तो जो भी हमने किताब निकाली, एक अभी हमने इस वीक में हमारी पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्र की बहुत अच्छी किताब आ रही है, शायद आप कल प्रेस में जाएगी, तो फ्राइडे सैटरडे को आप ट्राई करना। तो ऐसी अच्छी किताबें ले लें आप, और उसके बाद उसको बार बार रिपीट करें। कोई जरूरी नहीं होता, जैसे मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, मैं बिना नोट्स बनाए आराम से अच्छा पढ़ लेता था, किताब में अंडरलाइन करता रहता था। ये अपनी प्रकृति पे डिपेंड करता है, ये किसी से नहीं पूछना चाहिए नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं, कोई जरूरी नहीं होता, याद रखना। बिश्नोई अरविंद, नोट्स किस में डालने हैं, किस चीज के नोट्स डालने हैं? ये हो गया, यहां तक समझ में आ गए, नियम याद रखना। एक याद रखना, सूझ के सिद्धांत की, ये तो अपने नॉर्मली बात हो गई कि सूझ के सिद्धांत के नियम क्या हैं, सूझ के सिद्धांत। एक प्रश्न आता है कि सूझ को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सूझ को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक पे स्कूल लेक्चर ज्योग्राफी में एक प्रश्न आया था कि कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो वैसे तो देखते समझ जाओगे, फिर भी याद रखना। सूझ को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस, ठीक है, मैं समझा दूंगा, लिख लें एक बार। बुद्धि। अनुभव प्रभावित करता है, एक्सपीरियंस प्रभावित करता है। बुद्धि हो गया, अनुभव हो गया, कल्पना, इमेजिनेशन, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। ये प्रत्यक्षीकरण बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका, परसेप्शन। प्रयास व त्रुटि, योग्यता है, क्षमता। ये वो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं अंतर्दृष्टि को। यहां से एक प्रश्न आया था ज्योग्राफी स्कूल लेक्चर एग्जाम में,
कि अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा, उसमें बुद्धि था, कल्पना था, प्रत्यक्षीकरण था और व्यक्तित्व था। तो व्यक्तित्व प्रभावित नहीं करता है। अब आप कह दोगे सर बुद्धि कैसे प्रभावित करता है? देखिए बुद्धि ऐसे प्रभावित करता है, प्रभावित करने वाले कारक में हमने चिंपांजी पे प्रयोग क्यों किया, गधे पे क्यों नहीं किया? आप कहते सर गधे पे भी किया जा सकता था। गधे पे प्रयोग किया जाता तो असफल हो जाता, क्यों हो जाता? क्योंकि गधे में बुद्धि नहीं है। बुद्धि जिसमें ज्यादा होगी अंतर्दृष्टि उतनी ज्यादा होगी। मंद बुद्धि बालक में अंतर्दृष्टि की चर्चा नहीं होती है, लेकिन प्रतिभाशाली बालक में अपन लिखते हैं कि उसमें आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि पाई जाती है। लेकिन मंदबुद्धि बालक में अंतर्दृष्टि की चर्चा ही नहीं है। इंसाइट वहां डेवलप होती है जहां बुद्धि आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। तो इंसाइट और इंटेलिजेंस दोनों का को रिलेटेड है, याद रखना। यानी दोनों में पॉजिटिव विध्यात्मक संबंध है। यदि बुद्धि आप में अच्छी है तो इंसाइट बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, याद रखना। तो बुद्धि और इंसाइट एक प्रकार से दोनों प्रभावित करते हैं। अनुभव, एक्सपीरियंस, कई बार अपन बात करते हैं कि सर एक्सपीरियंस का इंसाइट से क्या संबंध है। नॉर्मली अपन अपने सामने प्रॉब्लम आ गई, आप लोगों के सामने प्रॉब्लम आ गई, ये आप लोगों के सामने सिचुएशन यही तो है कि आप एक सड़क के ऊपर खड़े हैं, बीच में आप बीच सड़क पे खड़े हैं और चारों तरफ गाड़ियां जा रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किधर जाऊं। मतलब डिसीजन पावर हमारा बहुत कमजोर है। और डिसीजन पावर कमजोर कब होता है? जब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो तुम पूछते हो कि धीर सर आप बताएं क्या करना चाहिए। अनुभव इंसाइट को क्रिएट करता है। जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो समस्या को चुटकियों में समाधान कर देते हैं, इसको ऐसे से कर लो। और वो कहते हैं कि बाल सफेद हमारे ऐसे ही नहीं हुए, बहुत अनुभव है। अनुभव इंसाइट को बढ़ाता है। कल्पना, इमेजिनेशन, आप जितना ज्यादा कल्पनाशील होते हैं, याद रखना, जितनी ज्यादा इमेजिन करोगे, याद रखना कि मैं गया सर मेरे सामने प्रॉब्लम आई, फिर मैंने उसका ऐसे समाधान किया। मतलब इमेजिनेशन जितना पावरफुल है, इंसाइट बढ़ जाएगी। तो कल्पना उच्चतर मानसिक क्रिया है। कल्पना को आप निम्न मत मानना। काल्पनिक व्यक्ति जितना होता है, इंसाइट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है किसी चीज को देखना। मैंने किसी चीज को देखा, जैसे एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी भिड़ गई, मैंने देखा और अनुमान लगाया कि शायद गाड़ी इसलिए भिड़ी होगी, शायद ये गलती हुई होगी। ये मेरा परसेप्शन है। और मैं किसी चीज को मेरे सामने घटा लेकिन मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, यार क्या होगा, पता नहीं कैसे हुआ होगा। परसेप्शन जितना गजब होगा, प्रत्यक्षीकरण जितना गजब होगा, इंसाइट उतनी जल्दी होती है, क्योंकि तात्कालिक होती है। प्रयास व त्रुटि, कोशिशें करोगे, गलती करोगे, उनसे सीखोगे। तो प्रयास त्रुटि भी अंतर्दृष्टि को बढ़ाती है। योग्यताएं, आपके अंदर एबिलिटीज क्या है, आपकी क्षमताएं क्या है, वो भी अंतर्दृष्टि को बढ़ाती हैं। तो ये हल्का सा याद रखना। लक्ष्मण जी, पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया ना सेकंड ग्रेड वगैरह में? तो अभी रिट में नहीं दिया होगा, रिट में भी दे देंगे, चिंता मत करें। दे देंगे डाउनलोड। कल्चर की लगभग क्लासें हो गई हैं, हिस्ट्री का भी काफी पार्ट हो गया है, कुछ दो छोटा छोटा सा पार्ट बचा है, तो ज्यादा चिंता मत करो आप। आयुष जी, डिप्रेशन, इन चीजों को लेकर अपना अलग सेशन करेंगे क्लास के दौरान। अपन इन चीजों का जवाब कैसे दें, डिप्रेशन वगैरह का, इनका एक अलग सेशन रखेंगे जहां आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सुनूंगा, क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। ओके। बुद्धि, अनुभव, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, प्रयास, त्रुटि, योग्यता और क्षमताएं, ठीक है। ये सब क्या है? सूझ को प्रभावित करने वाले कारक हैं। किसको प्रभावित करने वाले कारक हैं? ये सूझ को प्रभावित करने वाले एक प्रकार से कारक हैं, इनको याद रखना। एक बिंदु आता है अंतर्दृष्टि का, इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है। उपयोगिता पे 2-3 प्रश्न पूछे गए, इनको भी देख लेना, उपयोगिता क्या है। उपयोगिता में याद रखना, एक तो जितनी भी उच्चतर मानसिक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी उच्चतर मानसिक क्रियाएं हैं, उन सभी में इस सिद्धांत का प्रयोग होता है। उच्चतर मानसिक क्रियाएं जानते हैं, जैसे रचनात्मकता का विकास करना है, ठीक है, मौलिकता है, ठीक है, समस्या समाधान है, कल्पना है, तार्किकता है। जितनी भी उच्चतर मानसिक क्रियाएं होती हैं, उन सब के विकास में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो उच्चतर मानसिक क्रियाओं के विकास में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है? उपयोगी है। उच्चतर मानसिक क्रियाओं के विकास में सिद्धांत क्या है? उपयोगी है, ठीक है। उच्चतर मानसिक क्रियाओं के विकास में क्या है सिद्धांत? उपयोगी। तो इसको याद रखिएगा, उच्चतर मानसिक क्रियाओं के विकास में क्या सिद्धांत उपयोगी, लिख लिया ना। उच्चतर मानसिक क्रियाओं के विकास में सिद्धांत क्या है? उपयोगी। ओके। नंबर 2, ये एकीकृत, इंटीग्रेटेड, ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखना। इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत पाठ्यक्रम का निर्माण करना है।
एकीकृत पाठ्यक्रम का निर्माण करने में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो एकीकृत या इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम का निर्माण करने में यह सिद्धांत उपयोगी है। ठीक है, एकीकृत पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सिद्धांत क्या है? उपयोगी। मतलब सभी चीजों को जोड़ के और एक एकीकृत रूप में विषय वस्तु का निर्माण करना, तो अपन इस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो समग्र पाठ्यक्रम का निर्माण करना, तो इनसाइट सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। 3 नंबर पे 3 नंबर पे आप लिखेंगे गणित और भौतिक शास्त्र, मैथ एंड फिजिक्स। गणित और भौतिक शास्त्र में क्या है? उपयोगी है। मैथ एंड फिजिक्स जो विषय है, ये सबसे उच्चतर लेवल के विषय हैं और इनमें इनसाइड सिद्धांत का सबसे अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि समझने वाली विषय वस्तु यही है। तो गणित और फिजिक्स में ये क्या है? सिद्धांत बड़ा उपयोगी है। गणित और फिजिक्स को आपको सीखना है, सिद्धांत बड़ा उपयोगी है, याद रखना। क्योंकि सूझ बार बार करना, अचानक से समस्या का गणित और मैथ फिजिक्स में सबसे अधिक होता है। अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, कोई भी चीज को समझना है, ठीक है ना, ये अवबोध वाला प्रश्न आया हुआ है। समझकर सीखने पे सिद्धांत बल देता है, ठीक है ना, समझकर सीखने पे सिद्धांत क्या देता है? बल देता है, ये भी याद रखना। समस्या समाधान व्यवहार, गेरिशन ने माना था कि समस्या समाधान, समस्याओं का समाधान करने में, तो गेरिशन के अनुसार ये सिद्धांत समस्या समाधान में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है, में उपयोगी। समस्या समाधान में सिद्धांत क्या है? उपयोगी। ये किसने माना था? गेरिशन ने माना था। किसने माना था? गेरिशन। गुथरी पढ़ा दिया ना गोविंद जी मैंने, गुथरी का सिद्धांत पूरा तो पढ़ा दिया, और क्या पढ़ाना है? कंप्यूटर गोविंद जी बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, बाकी मैं लास्ट में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बता दूंगा कैसे क्या चीजें पढ़नी। उच्चतर मानसिक क्रिया, बाकी और कोचिंगों में तो और बकवास लगेगा आपको, और भी काफी समझ में नहीं आएगा। एकीकृत पाठ्यक्रम का निर्माण करने में गणित भौतिक शास्त्र में उपयोगी है। अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, समझ कर सीखने पे, अवबोध वाला प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, समझ कर सीखने पे, रटकर सीखने में बल देता है, प्रयास त्रुटि, और ये सिद्धांत समझ कर सीखने में बल देता है। गेरिशन ने माना है कि समस्या समाधान व्यवहार को सिखाने में उपयोगी। तो लिख लेना, ये लिख लेना। अधिगम असमर्थ बालक आक्रामक होते हैं, असंगठित होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। तो इसमें निम्न उपलब्धि वाला ज्यादा सही है। राजवंश 2 तो वंश करवाए दिए सर ने, अभी करवा के गए ना, रिकॉर्ड करवाए गए हैं, पूरे तो नहीं हुए, करवा देंगे सर। ओके, गेरिशन ने क्या कहा? समस्या समाधान व्यवहार में उपयोगी। अवबोध यानी समझ कर सीखने बल देता है, रटने का विरोध करता है। गणित भौतिक शास्त्र में उपयोगी, एकीकृत पाठ्यक्रम का निर्माण करने में। टेस्ट में नंबर अवनी वाले में आ रहे हैं तो टेंशन मत लो आप, अवनी का टेस्ट स्टैंडर्ड का आता है। 6 नंबर पे लिखना, अधिगम स्थानांतरण में, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में, अधिगम स्थानांतरण में सिद्धांत उपयोगी। अधिगम स्थानांतरण में, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में सिद्धांत क्या है? उपयोगी, याद रखना। अधिगम स्थानांतरण में उपयोगी है। एक ही याद रखना, इसने कहा था गेट्स वन्य ने, ये सिद्धांत स्वयं खोज करके सीखने में बल देता है, स्वयं खोज करके सीखने में बल देता है, स्वयं खोज करके सीखने पर बल देता है। किसने कहा था? गेट्स वन्य ने। तो स्वयं खोज करके सीखने पे कौन सिद्धांत बल देता है? इनसाइड थ्योरी। समझ में आ गया? गेट्स वन्य ने कहा था स्वयं खोज करके सीखने में बल, ट्रांस ऑफ लर्निंग मतलब एक जगह सीखे ज्ञान को दूसरी जगह प्रयोग करने में बल देता है, याद रखना। एक वैज्ञानिक जितनी भी खोजें होती है ना, जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं, वैज्ञानिक जितने भी खोज होते हैं, वैज्ञानिक जितने भी आविष्कार होते हैं, उनमें यही सिद्धांत का उपयोग होता है, ठीक है ना। वैज्ञानिक खोजों में, वैज्ञानिक खोज या आविष्कारों में यह सिद्धांत उपयोगी होता है। वैज्ञानिक खोज जितनी भी होंगी उनमें यही सिद्धांत का प्रयोग होगा, ठीक है। वैज्ञानिक खोजों में सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो ये सिद्धांत की उपयोगिता हो गई। अंतिम बात जो आपको इस सिद्धांत में देखनी है वो ये देखनी है, इस सिद्धांत में 4 वर्ड होते हैं, उन 4 शब्दों को अंतिम रूप से आपको देखना है कि वो 4 महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं। इस सिद्धांत में जो भी एग्जाम्पल आएगा, जो भी प्रश्न आएगा ना, वो याद रखना, उदाहरण में इन 4 वर्ड को सर्च कर लेना आप, ये मिल जाते हैं तो आपको यही उत्तर करना है, ठीक है। मैं 4 वर्ड समझा रहा हूं, इसको समझिएगा। इस सिद्धांत में, सूज सिद्धांत के 4 मैजिक वर्ड क्या हैं, जितने भी एग्जाम्पल आएंगे ये आएंगे। एक तो आकस्मिकता शब्द को पकड़ लेना, जहां भी आकस्मिकता आ गया ना, सडन आ गया ना, ठीक है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। आकस्मिक, अचानक वर्ड कहीं भी आ जाए, जितने भी एग्जाम्पल आएंगे उसमें आकस्मिक शब्द जरूर आएगा, ठीक है। नंबर 2, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन कहीं भी आता है आपको ये मान के चलना कि वो इनसाइट से रिलेटेड है, दूसरा वर्ड मैजिक वर्ड।
तीसरा समग्रता या संपूर्णता, जो होल की बात की थी मैंने, संपूर्णता, होल, संपूर्णता, समग्रता इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसने संपूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत पे बल देता है, संपूर्ण से अंश की ओर सीखने पर। तो हॉल आप याद रखना, संपूर्णता। एक पूर्व दृष्टि, फोरसाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, पूर्व दृष्टि, फोरसाइट, ये समझना पूर्व दृष्टि क्या होती है, फोरसाइट क्या होता है। ये चार वर्ड समझ में आए क्या आपके? आकस्मिकता, प्रत्यक्षीकरण, संपूर्णता, पूर्व दृष्टि। ये जो फोरसाइट होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ढंग से कवर कीजिएगा। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, जिंदगी में सफलता आसान है, लेकिन यदि सही विजन के साथ काम किया जाए। कैसे किया जाए? एक तो प्रयास त्रुटि का सिद्धांत अपन पढ़ते हैं, थॉर्नडाइक ये कहता है कि मैंने गलती की, मैंने गलत किताबें पढ़ी, मैंने लक्ष्य को गलत तरीके से प्राप्त करने का प्रयास किया, और मैं गलती करने के बाद, मैंने समय गंवाने के बाद कहा कि यार मेरे कोई गलती नहीं करनी थी। एक इनसाइड थ्योरी क्या कहता है, जिंदगी में कोई भी कार्य को करो ना, तो करने से पहले एक बार देखो। ये फोरसाइट देखिएगा, बड़ी व्यवहारिक चीज की, उपयोगी चीज है। फोरसाइट होती क्या है? फोरसाइट का मतलब है जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले एक बार विजन बनाएं, देखें कि जैसे मान लीजिए मुझे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं फोरसाइट क्या होगी मेरी? एक तो होती है हिंड साइट। हिंड साइट का मतलब तो क्या है? गलती करने के बाद सोचना। अब आपके पास इतने अवसर नहीं आएंगे कि आप गलती करके सोचो। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो कई बार कहते हैं ना बच्चे, सर 21 साल की उम्र में आरजेएस बन गया, सर 22 साल की उम्र में यूपीएससी को क्रैक कर दिया, सर 23 साल की उम्र में ये कर दिया, ठीक सर 18 साल की उम्र में नीट को क्रैक कर दिया, ठीक है, ऐसा होता है ना। 17 साल की उम्र में नीट में टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया, सर वो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया छोटी सी उम्र में, पहले चांस में। पहले चांस में सिलेक्शन होने का मतलब है आप फोरसाइट का यूज करें। फोरसाइट है क्या? फोरसाइट ये है कि कोई भी कार्य को करने से पहले एक बार देखें कि मुझे करना कैसे है, मतलब प्री प्लानिंग। आजकल एक शब्द बड़ा है, प्री वेडिंग चल रहा है, ठीक है ना। ये प्री वेडिंग, ये सब चीजें तो है बकवास। रियल में जिंदगी की जो वेडिंग है ना, उसकी हमेशा याद रखना फोरसाइट होनी बहुत जरूरी है। जब आप शादी की प्री वेडिंग कर सकते हो, ठीक है, हर चीज की हम प्री वेडिंग करते हैं, मकान बनाते हैं उससे पहले हम नक्शा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ये जरूरी है, वरना वो मकान सही नहीं बनेगा। उसमें किचन कहां होगी, लेट बाथ कहां होगी, सीढ़ियां किधर से जाएंगी, पूरा हम एक ढांचा तैयार करते हैं। वो फोरसाइट है। यदि मान लीजिए आपने मकान यूं ही बनाना शुरू कर दिया है और उस मकान में हर चीज गलत बनती है, उसके बाद कहते हो यार ये तो गलत बन गया, अब इस चीज को तोड़ दो। अब तोड़ने के बाद कितना नुकसान है। इसलिए हमेशा हम मकान को बनाने से पहले एक नक्शा बनाते हैं, याद रखना। यही जिंदगी की कहानी है। यदि तुम्हें सफल बनना है तो तुम्हें फोरसाइट का सहारा लेना पड़ेगा। मेरा विजन क्या है, मुझे कैसे पहुंचना लक्ष्य तक, मेरी किताबें क्या होंगी, मेरा डेली का शेड्यूल क्या होगा, मेरी लाइफ में वो इन्वायरमेंट कैसा होगा, मेरे साथ वो लोग कौन कौन होंगे, और कितने समय में मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। ये पूरा तुम ड्राफ्ट बनाओगे। क्या बनाओगे? ड्राफ्ट। हमेशा जो भी दृष्टि देखो ना, याद रखना, हमेशा अपने सपनों को और अपने दृष्टि को, अपने विजन को लिखना शुरू कर दो। आपने लिख दिया ना, उसको लिखने मात्र से, एक कागज पे आपने अपने सपने को लिखा, अपने पूर्व दृष्टि को लिखा, लिखते ही उसके साथ एक वर्ड जुड़ जाएगा और उसका नाम है प्रतिबद्धता। क्या जुड़ जाएगा? प्रतिबद्धता। और प्रतिबद्धता किसी चीज के साथ जुड़ गई ना, तो याद रखना सपने साकार होते हैं। क्या होते हैं? सपने साकार होते हैं। लोग कहते हैं सपने साकार नहीं होते, मैं कहता हूं सपने साकार होते हैं। लेकिन सपनों को साकार करने के लिए इनसाइट थ्योरी का एक महत्वपूर्ण वर्ड फोरसाइट का यूज करना। फोरसाइट मतलब पूरा विजन बनाना, उसको लिखना, किन किन चीजों के साथ, किन किन संसाधनों के साथ, और मुझे इस लक्ष्य पे अटैक करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। आप बिना गलती किए पहले चांस में, याद रखना, एग्जाम को क्रैक कर सकते हो यदि आपने फोरसाइट का यूज किया। और यदि आप थॉर्नडाइक को फॉलो करते हैं साइकोलॉजी में, तो हिंड साइट होगी, यानी गलती करने के बाद सीखोगी। तो तुम्हें तय करना है कि तुम फोरसाइट का यूज करते हो या हिंड साइट का यूज करते हो। फोरसाइट जिंदगी बनाती है, फर्स्ट चांस में सक्सेस, फोरसाइट। तो ये चार वर्ड हैं, याद रखिएगा। ये थॉर्नडाइक, ये इनसाइट थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। कल की क्लास में अपन मिलेंगे एक नए सिद्धांत के साथ, एडवर्ड टॉलमैन। थैंक यू वेरी मच।